नमस्कार, स्वागत है हमारे इस विशेष समाचार बुलेटिन में। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ हैं शरद मुदगल। शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री ने आज मन की बात में डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण का जिक्र करते हुए लोगों से इसे अपनाने की अपील की। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए सामूहिक मुहिम की जरूरत पर दिया जोर। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता पर जताई खुशी। पीएम मोदी ने कहा, ये अभियान देश की सामूहिक चेतना का बन गया है अंग। पहले भारत रक्षा उपकरणों का था सबसे बड़ा खरीदार, अब 85 देशों को कर रहा निर्यात। गृहमंत्री अमित शाह ने लैंडपोर्ट पेट्रापोल में यात्री टर्मिनल भवन और मैत्री द्वार का किया उद्घाटन। भाजपा सदस्यता अभियान का किया शुभारंभ। कहा, पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार रोकने के लिए भाजपा की सरकार जरूरी। झारखंड महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर मंथन जारी। अब भी कई सीटों पर फंसा पेंच। और राजधानी दिल्ली की हवा होती जा रही है दमघोटू। AQI फिर 400 पार, कहीं गंभीर तो कहीं बहुत खराब। हवा में सांस लेने के लिए मजबूर दिल्ली वाले। और अब विस्तार से समाचार। सरकार देश की 2 विभूतियों बिरसा मुंडा और सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती वर्ष मनाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में दोनों महापुरुषों का जिक्र करते हुए उनके विचार और कार्य को लोगों से सोशल मीडिया पर #सरदार150 और #बिरलामुंडा150 के साथ सामने लाने की अपील की। देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले सरदार पटेल और भगवान बिरसा मुंडा की देश इस साल 150वीं जन्म जयंती मनाएगा। इस साल 31 अक्टूबर से सरदार पटेल की जन्म जयंती वर्ष की शुरुआत होगी। सरकार ने 2 साल तक सरदार पटेल की जन्म जयंती वर्ष मनाने की घोषणा की है। वहीं इसके एक पखवाड़े के बाद 15 नवंबर से बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती वर्ष मनाया जाएगा। झारखंड के ओलिहातू में जन्मे जनजाति के नायक बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका था। वहीं स्वतंत्रता के बाद सरदार पटेल ने देश के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री के तौर पर 600 देसी रियासतों का भारत में विलय कराया था। इनके योगदान को देखते हुए दोनों महान विभूतियों की 150वीं जन्म जयंती वर्ष को मनाया जाएगा। 31 अक्टूबर से सरदार पटेल का 150वीं जन्म जयंती का वर्ष शुरू होगा। इसके बाद 15 नवंबर से भगवान बिरसा मुंडा का 150वां जन्म जयंती वर्ष शुरू होगा। इन दोनों महापुरुष ने अलग अलग चुनौतियां देखी, लेकिन दोनों का विजन एक था, देश की एकता। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए दोनों महापुरुषों की जन्म जयंती के अभियान का हिस्सा बनने का आग्रह किया। उन्होंने आम जनता से सरदार पटेल के विचार और कार्य के साथ साथ बिरसा मुंडा की प्रेरणाओं को सोशल मीडिया पर साझा करने की अपील की। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप इस अभियान का हिस्सा बने। लौह पुरुष सरदार पटेल से जुड़े अपने विचार और कार्य #सरदार150 के साथ साझा करें और धरती आबा बिरसा मुंडा की प्रेरणाओं को #बिरसामुंडा150 के साथ दुनिया के सामने लाए। महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद की 150वीं जन्म जयंती वर्ष से देश की जनता और नई पीढ़ी को दोनों महापुरुषों के बारे में एक बार फिर से काफी कुछ जानने और सीखने का मौका मिला था। इसी तरह बिरसा मुंडा और सरदार पटेल की जन्म जयंती वर्ष से इन दोनों विभूतियों के बारे में जानने का और मौका मिलेगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने जानकारी दी कि इस साल सरदार पटेल की जयंती यानी 31 अक्टूबर को दीपावली होने के कारण 29 अक्टूबर यानी मंगलवार को रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा। पीएम मोदी ने सभी देशवासियों से इस दौड़ में हिस्सा लेकर एकता के मंत्र के साथ फिटनेस का मंत्र फैलाने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
देश एनिमेशन की दुनिया में काफ़ी तेज़ी से कदम बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में आने वाले समय में युवाओं से भारत को ग्लोबल एनिमेशन पावर हाउस बनाने की अपील की। साथ ही प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता का जिक्र करते हुए देश को नवाचार के क्षेत्र में ग्लोबल पावर हाउस बनाने का भी आग्रह किया। देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काफी तेजी से कदम बढ़ा रहा है। आत्मनिर्भर भारत के नए नारे के साथ नया भारत हर एक चुनौतियों का काफी मजबूती के साथ सामना कर रहा है। अब देश का नागरिक हर एक चुनौती को अवसर के रूप में देख रहा है और नवाचार कर नए मुकाम हासिल कर रहा है। एनिमेशन का क्षेत्र भी एक ऐसा ही क्षेत्र है जहां नई तकनीक के जरिए देश काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 115वीं कड़ी में भारत को ग्लोबल एनिमेशन पावर हाउस बनाने की अपील की। आज हमारे युवा ओरिजिनल इंडियन कंटेंट, जिसमें हमारी संस्कृति की झलक होती है, वो तैयार कर रहे हैं। इन्हें दुनिया भर में देखा जा रहा है। एनिमेशन सेक्टर आज एक ऐसी इंडस्ट्री का रूप ले चुका है कि जो दूसरी इंडस्ट्रीज को ताकत दे रहा है। जैसे इन दिनों VR टूरिज्म बहुत फेमस हो रहा है। इसलिए मैं भारत के युवाओं से कहूंगा, अपनी क्रिएटिविटी को विस्तार दे। क्या पता दुनिया का अगला सुपरहिट एनिमेशन आपके कंप्यूटर से निकले। इसी 28 अक्टूबर को यानी कल वर्ल्ड एनिमेशन डे भी मनाया जाएगा। आइए हम भारत को ग्लोबल एनिमेशन पावर हाउस बनाने का संकल्प लें। पीएम ने कहा कि आत्मनिर्भरता हमारी केवल नीति ही नहीं है, ये हमारे जज्बे को दिखाता है। आत्मनिर्भर हो रहा भारत हर सेक्टर में कमाल कर रहा है। आप सोचिए, एक जमाने में मोबाइल फोन इंपोर्ट करने वाला भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन गया है। कभी दुनिया में सबसे ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने वाला भारत आज 85 देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत आज चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बना है। और एक बात तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, वो ये है कि आत्मनिर्भरता का ये अभियान अब सिर्फ सरकारी अभियान नहीं है। अब आत्मनिर्भर भारत अभियान एक जन अभियान बन रहा है। हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। देश में आज हर गली मोहल्ले से नवाचार की नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इनोवेशन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे भारत के कदम को लेकर युवाओं से सोशल मीडिया पर #आत्मनिर्भर इनोवेशन के साथ अपने पोस्ट साझा करने को कहा। साथ ही देशवासियों से आत्मनिर्भर भारत को एक उत्सव के रूप में मनाने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। देश में आजकल आम जनता साइबर फ्रॉड का आसानी से शिकार होती जा रही है। यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोग भी डिजिटल अरेस्ट यानी इसी तरह के अन्य साइबर अपराध के चंगुल में फंस जाते हैं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल सुरक्षा के 3 चरणों का जिक्र करते हुए इसे अपनाने की अपील की। साथ ही साइबर अपराधों से बचने और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए #सेव डिजिटल इंडिया का प्रयोग करने को कहा। देश में संचार क्रांति और नई प्रौद्योगिकियों ने जहां जीवन को आसान करने का काम किया है, वहीं इससे नई चुनौतियां भी हमारे सामने आ रही हैं। साइबर अपराध के नए नए रूप सामने आ रहे हैं। आजकल लोग डिजिटल अरेस्ट का आसानी से शिकार हो जा रहे हैं। हर वर्ग और हर उम्र के लोग डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो रहे हैं। इस तरह के अपराध करने वाले लोग आपसे जुड़ी कई जानकारी रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से इस तरह के अपराध से बचने के लिए डिजिटल सुरक्षा के 3 चरणों का जिक्र किया। पहले चरण में मैंने कहा रुको, दूसरे चरण में मैंने कहा सोचो, और तीसरा चरण कहता हूं एक्शन लो। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें, cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें, परिवार और पुलिस को सूचित करें, सबूत सुरक्षित रखें। रुको, बाद में सोचो और फिर एक्शन लो। ये 3 चरण
आपकी डिजिटल सुरक्षा का रक्षक बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस तरह के साइबर अपराधों से बचने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर जो फरेब चल रहा है, उससे निपटने के लिए तमाम जांच एजेंसियां राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। इन एजेंसियों में तालमेल बनाने के लिए नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की गई है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रहे इस स्कैम से बचने के लिए बहुत जरूरी है हर किसी की जागरूकता। आप जागरूकता के लिए #SafeDigitalIndia का प्रयोग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्कूल और कॉलेज के प्रबंधन से छात्रों को इस मुहिम में जोड़ने को कहा। साथ ही सोशल मीडिया के जरिए इससे संबंधित जानकारी साझा करते हुए जनता को जागरूक करने की अपील की। उन्होंने समाज के सभी तबकों से साइबर फ्रॉड से बचने की मुहिम में जुटने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। 28 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडोदरा पहुंच रहे हैं। इस दिन स्पेन के प्रधानमंत्री भी वडोदरा आ रहे हैं। वडोदरा एयरपोर्ट से लेकर टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स तक एक भव्य रोड शो होगा, जिसमें भारत के विकास की गाथा के साथ भारतीय संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। और जानकारी दे रहे हैं डीडी न्यूज संवाददाता नीरज सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 तारीख को वडोदरा पहुंच रहे हैं और आपको बता दें कि वडोदरा में स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज भी पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ स्पेन के प्रधानमंत्री इसी रास्ते से गुजरेंगे। एक जो रोड शो है उसका जो आयोजन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। उसके लिए भव्य तैयारियाँ वडोदरा में चल रही हैं। आपको बता दें कि वडोदरा एयरपोर्ट से लेकर टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स तक ये रोड शो होगा और दोनों ही देशों के जो प्रमुख हैं उनका स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में बड़ौदा के जो निवासी हैं वो यहाँ पर सड़कों पर पहुँचेंगे और उसके लिए लगातार जो तैयारियाँ हैं वो भी चल रही हैं। आपको बता दें कि भारत के विकास की जो गाथा है वो इस रोड शो में आपको दिखाई देगी। भारत की संस्कृति, इसके अलावा गुजरात का कल्चर, गुजरात का डांडिया, वो भी रोड शो के दौरान देखने को मिल सकता है। और बड़ौदा निवासियों का ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए गुजरात के लोग हमेशा से तैयार रहते हैं और लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो दोनों ही देशों के प्रमुखों का स्वागत करेंगे। और आपको बता दें कि गुजरात के अलग अलग जो हिस्से से जो लोग हैं वो यहाँ पर अपना जो कार्यक्रम है वो पेश करेंगे दोनों ही प्रधानमंत्रियों के लिए। और उसके लिए जो तैयारियाँ हैं वो जोर शोर से चल रही हैं। गुजरात के अलग अलग ज़िलों की जो झांकियां हैं वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और पिछले 10-12 सालों में भारत के अंदर जो विकास की जो गाथा है वो किस तरीके से लिखी गई वो इस रोड शो के दौरान देखने को मिल सकती है। और दोनों ही देशों के जब प्रमुख बैठेंगे तो कई सारे महत्वपूर्ण मसलों पर बातचीत हो सकती है। कई सारे जो समझौते हैं उन पर दोनों ही देश एक राय रख सकते हैं। तो इस लिहाज से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री का ये दौरा काफ़ी खास है और बड़ौदा के निवासी बेसब्री से अपने प्रधानमंत्री और स्पेन के प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। कैमरामैन मनमोहन के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, बड़ौदा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज गुवाहाटी में कृष्ण गुरु इंटरनेशनल स्पिरिचुअल यूथ सोसाइटी के 21वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज के समय में देश और दुनिया को जोड़ने वाला एक ही विचार है और वो है भगवान कृष्ण गुरु, जिनके विचारों और सिद्धांतों से दुनिया को एक नई दिशा मिलती है। कार्यक्रम में गणमान्य हस्तियों के साथ साथ बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पश्चिम बंगाल का वो आज दौरे पे हैं। उन्होंने वहां भाजपा सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार रोकने के लिए भाजपा की सरकार जरूरी है। बंगाल के अंदर रविंद्र संगीत की जगह बम धमाके सुनाई पड़ते हैं। इसको रोकना चाहते हैं बंगाल की जनता, तो इसका एकमात्र रास्ता है 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भ्रष्टाचार, नौकरी देने में भी भ्रष्टाचार,
मनरेगा में भी भ्रष्टाचार, अनाज बांटने में भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य की सेवाओं में भी भ्रष्टाचार। कटमनी का जो बोलबाला बंगाल में हुआ है उसको समाप्त करने का एकमात्र रास्ता है बंगाल में 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। और जो सिंडिकेट की गुंडागर्दी बंगाल के अंदर है, बंगाल के अंदर माताओं बहनों के सम्मान को तार तार कर दिया जाता है, चाहे संदेश खाली की घटना हो, चाहे आरजी कार की घटना हो, इसको बंद करना है तो इसका एकमात्र रास्ता है यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बांग्लादेश से हो रही अवैध घुसपैठ को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में शांति तभी संभव है जब इस घुसपैठ पर रोक लगेगी। यहां पर शांति की स्थापना में भी ये लैंड पोर्ट अथॉरिटी का इनिशिएटिव बहुत बड़ा योगदान करेगा। जब कानूनी आवाजाही की व्यवस्था न हो तब आवाजाही अवैध रूप से होती है, और जब अवैध रूप से आवाजाही के रास्ते खुलते हैं वो बंगाल की, भारत की शांति को बहुत क्षति पहुंचाते हैं। मैं आज बंगाल की जनता को कहकर जाता हूं, 26 में परिवर्तन कर दीजिए, इस घुसपैठ को हम पूर्णतया रोक कर दम लेने वाले हैं। और शांति बंगाल में तभी हो सकती है जब ये घुसपैठ रुक जाए। त्योहारों के मौसम में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की भारी भीड़ उमड़ती है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रेल अथक प्रयास कर रहा है। बिहार के लिए जाने वाले 4 महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के 16 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना किया जा रहा है। साथ ही फुटओवर ब्रिज को बंद किया गया है ताकि भगदड़ को रोका जा सके। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बनाए गए अनेक द्वारों से सीधे मुसाफिर 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। प्लेटफॉर्म पर रस्सी से बैरिकेडिंग किया गया है। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच रविवार को बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस रवाना हुई, जिसमें मुसाफिरों की नब्ज टटोलने की कोशिश की। हमारे संवाददाता राजेश राज ने। दिवाली और छठ के मौके पर भीड़ को नियंत्रित करना रेलवे के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन रेलवे ने तमाम तरह के इंतजाम किए हैं और अभी हम दरभंगा बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस पे खड़े हैं। जो यात्री स्लीपर और एसी से ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए गेट नंबर 7 और गेट नंबर 10 16 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए निर्धारित किए गए हैं। जिन यात्रियों को प्लेटफॉर्म नंबर 15 से प्लेटफॉर्म नंबर 1 तक जाना है अजमेरी गेट साइड के द्वारा, वे लोग गेट नंबर 8, गेट नंबर 9 एवं गेट नंबर 11 का प्रयोग करते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 15 से 1 पुल की व्यवस्था से जा सकते हैं। हमने मुसाफिरों से बातचीत की और उन्होंने कहा कि पहले रेलवे के टिकट मिलने में बहुत दिक्कत होती थी, इस बार प्लेटफॉर्म पर आराम से पहुंचे क्योंकि बैरिकेडिंग कर दी गई है, भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से आराम से हम अपने सीट तक आकर बैठ गए हैं और किसी भी तरह की जद्दोजहद की जो है वो सामना मुसाफिरों को करना नहीं पड़ रहा है। प्लेटफार्म पे आए, बहुत अच्छी व्यवस्था है, कोई भगदड़ नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। स्टेशन पर भी आने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। व्यवस्था भी अंदर में भी ट्रेन के अंदर बहुत अच्छा किया गया है। बहुत अच्छा लग रहा है। पहले जो जितना भीड़ भाड़ होती थी उतना भीड़ भाड़ नहीं होती है, इस पर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप ये देखिए कि ये ट्रेन यहाँ से रवाना हो चुकी है। सुरक्षा कर्मी है, आरपीएफ के जो जवान है वो व्हिसिल बजा रहे हैं और प्लेटफॉर्म के पास किसी भी व्यक्ति को फटकने नहीं दिया जा रहा है। और दाहिनी तरफ आप देखेंगे तो बैरिकेडिंग है और बैरिकेडिंग के बगल से मुसाफिर यहाँ से क्रॉस जरूर कर रहे हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म पर से किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी गई है और बिल्कुल साफ सुथरा ट्रेन यहाँ पर बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो है वो यहाँ से रवाना हो चुका है अपने गंतव्य के लिए। दिवाली के मौके पर जो लोग अपने घरों में जाकर, अपने गांव में जाकर जो दिवाली का त्यौहार सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उनके लिए भारतीय रेल ने एक बेहतर इंतजाम किए हैं। कैमरामैन विश्वबंधु के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, दिल्ली।
दिल्ली एम्स में वेंटिलेटर पर लोक गायिका शारदा सिन्हा का इलाज चल रहा है, जहां तबीयत में कोई सुधार के न होने के कारण उन्हें आईसीयू से वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया था। चिकित्सकों के मुताबिक अभी उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। दरअसल पद्म भूषण से सम्मानित लोक गायिका शारदा सिन्हा की तबीयत 26 अक्टूबर को अचानक खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में इमरजेंसी वार्ड में दाखिल कराया गया था। आपको बता दें कि छठ के त्यौहार पर शारदा सिन्हा के गाने काफ़ी पसंद किए जाते हैं। छठ पर गाए उनके गाने काफ़ी मशहूर हैं। उन्होंने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत 1980 में की थी। शारदा सिन्हा अब तक 62 से ज़्यादा छठ गीत गा चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में संस्कृत छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी के बटन दबाते ही प्रदेश के 65,195 विद्यार्थियों के खाते में रकम पहुंच गई। ये पहला मौका है जब प्रथमा से लेकर आचार्य तक के विद्यार्थियों को एक साथ छात्रवृत्ति दी गई। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो भी सर्वांगीण विकास का पक्षधर है वो संस्कृत का हिमायती है। इसकी महत्ता आधुनिक तकनीक ने भी स्वीकार की है। दुनिया का हर वो व्यक्ति जो मानवता का पक्षधर है, जो वास्तव में सर्वांगीण विकास का पक्षधर है, वह संस्कृत का हिमायती है। आज की जो आधुनिक तकनीक आई है, इस तकनीक ने भी स्वीकार किया है कि चाहे वह कंप्यूटर साइंस हो, चाहे वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ये सब इस बात को स्वीकार करते हैं कि इसके सबसे सहज और सरल माध्यम कोई एक भाषा बन सकती है तो वह संस्कृत बन सकती है। इसके लिए आप सबको अपने आप को तैयार करना होगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान द्वारा हरियाणा सरकार के सहयोग से गुरुग्राम में सरस आजीविका मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में मध्य अफ्रीका के 10 और पश्चिम अफ्रीका के 31 पत्रकारों ने हिस्सा लिया। उन्होंने मेले में हिस्सा ले रहे लखपति दीदियों की उद्यमशीलता और दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर अपने विचार साझा किए। इसी कड़ी में विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी सराहना करते हुए लिखा कि इस तरह के विचार विमर्श से अफ्रीका में हमारे विकास को लेकर साझेदारी में और भी बढ़ोतरी होगी और कहा कि इससे वैश्विक दक्षिण की प्रगति के लिए हमारी पारस्परिक प्रतिबद्धता भी मजबूत होती है। आपको बता दें ये मेला 29 अक्टूबर तक चलेगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। इसी कड़ी में विदेश मंत्री एस जयशंकर मुंबई के एक संवाददाता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत के हितों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को साथ में काम करना होगा। अलग अलग राज्यों में इनकी अलग अलग नीति होती है। जो आप कहते हैं सच है, और कहीं नीति भी अलग होती है, कभी कभी नीयत भी अलग होती है। कि कुछ सरकारें, इसीलिए मैंने कहा कि डबल इंजन की ज़रूरत है कि ज़मीन में किसको उतारना है, वो राज्य सरकार को उतारना है कोई प्रोजेक्ट। तो जो केंद्र सरकार जो है वो भारत, एक किस्म से भारत की इमेज, ब्रांडिंग, भारत के हित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा सकती है। अंत में इसकी सक्सेस जो है वो उस पर डिपेंड करता है कि राज्य सरकार पूरा माने एक किस्म उसकी साझेदारी जो है माने सचमुच पॉजिटिव, सिंसियर, इफेक्टिव पार्टनर बने। इसके साथ ही एस जयशंकर ने कहा कि भारत की सीमा सुरक्षा के लिए हम हमेशा तत्पर हैं। मैं आपको बिल्कुल ये आश्वासन दिलाता हूँ कि ये मोदी सरकार जो है, हमारे मन में इसमें कोई दुविधा नहीं है कि हम देश की सीमा पे इसकी सुरक्षा के लिए हमें जो करना है वो हम ज़रूर करेंगे। जहाँ जहाँ फेंसिंग की ज़रूरत है हम ज़रूर, अब ये हमारा हक भी है, दायित्व भी बनता है। और ये खाली बांग्लादेश की सीमा पे नहीं है, वो पहले की ओपन बॉर्डर रेजिम जो थी उसको हमने रिव्यू किया है। तो ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी जो है, ये बॉर्डर सिक्योरिटी पे जो पहले की सोच जो थी कि
हमें जो है, हम डेमोक्रेसी हैं, हमें बॉर्डर को वैसे ही छोड़ना चाहिए, जो आए वो आए, ये वो ज़माना बंद हो गया। वो 14 में बंद हो गया था और हम जो हैं बॉर्डर को वहाँ जितना हमें टाइट करना है हम ज़रूर टाइट करें। इसमें इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।